वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है हत्या, जिसमें विजय एंटोनी भाई साहब लीडिंग रोल पर है। वही बिच्चेगाडू पार्ट 2 में थे। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे अच्छी ही लगी। स्पेशली इस मूवी का मेकिंग जबरदस्त लगा। एक अलग ही फील आता है, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। कहानी ये है कि एक अपार्टमेंट में एक लड़की मर जाती है। पुलिस वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। ऐसे में हर एक बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव व्यू की स्टोरी होती है। पुलिस वाले अपनी खुद की स्टोरी इमेजिनेशन करने लगते हैं। सो इन सारे कहानियों में से कौन सी कहानी सच है, किसने उस लड़की को मारा या तो फिर उसने सुसाइड किया, इसी पर बेस है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लौटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में डायरेक्टर हमको ये बताते हैं कि ये कहानी 1923 में अनसॉल्व मर्डर केस की इंस्पिरेशन है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि कोई अनजान बंदा अपनी गन को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब अपने गन के अंदर बुलेट्स भर रहा है। उसके बाद ये बंदा किसी दूसरे बंदे से जा मिलता है। बातों ही बातों में ये बंदा उस बंदे के ऊपर अपनी गन पॉइंट आउट करता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है 2 हफ्तों पहले। एक दिन मेघना नाम की एक सर्वेंट लैला के घर में आती है तो सोफे पर लैला की लाश होती है। उसके बाद क्या था, मेघना और वॉचमैन फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करते हैं। लैला के बारे में बात करें तो एक्चुअली लैला एक मॉडल होती है, बहुत बड़ी मॉडल। 6 महीनों पहले लैला एक सिंगर थी। बाद में इसको एक जबरदस्त चांस मिला जिस वजह से ये मॉडल बन गई। खैर क्राइम स्पॉट पर बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली का नाम होता है संध्या। अपने सुपीरियर से कहने लगती है कि किसी ने लैला का गला दबाकर मार दिया और दिखने में ऐसा लगता है कि चोरी करने के इरादे से आया, क्योंकि घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं, स्पेशली वो लॉकर। सुपीरियर पूछने लगता है कि आखिरी बार उस लड़की को किसने देखा। संध्या कहने लगती है उसका बॉयफ्रेंड सतीश, जो जज लक्ष्मी देवी का बेटा है। सुपीरियर कहने लगता है तब तो ये केस बहुत ही सेंसिटिव है, कुछ दिनों बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तब तक तुम इस केस को सॉल्व कर लो। यहाँ पर एक और बात यह है कि संध्या का ये पहला केस होता है। रिसेंटली अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ये ड्यूटी पर ज्वाइन हुई। सुपीरियर कहने लगता है कि तुम विनायक का सहारा लो। संध्या कहने लगती है सर मुझे नहीं लगता कि वो इस केस को डील करेंगे। सुपीरियर कहने लगता है अगर नहीं माना तो तुम मनवाओ, वरना मीडिया का प्रेशर बहुत होगा। उसके बाद यहाँ पर विनय के बारे में दिखाया जाता है, जो हर केस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। अपने होल करियर में 200 से भी ज्यादा केसेस को सॉल्व किया और एक्चुअली संध्या भी विनय के पास ही ट्रेनिंग ली होती है। खैर उसके बाद संध्या विनायक के पास जाकर ये बात कहने लगती है कि सर मुझे अपना पहला केस मिला। विनायक की हेल्प मांगने लगती है केस में, लेकिन विनायक कहने लगता है तुमको पता है ना संध्या, मैंने उस फील्ड को छोड़ दिया। सो संध्या भी विनायक को फोर्स नहीं करती। उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि विनायक की बेटी काफी दिनों से बीमार है, मतलब कोमा में होती है। कमरे में आने के बाद विनायक की बीबी विनायक को डांटने लगती है कि तुमको इतना लेट क्यों हुआ, और इसी तरह इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। विनायक की बीवी विनायक से बहुत नफरत करती रहती है। संध्या कहने लगती है कि सर आप अपने आप को दोष मत दीजिए, वो एक्सीडेंट होना था, हो गया। जब मैं छोटी बच्ची थी मेरे घर के बगल में भी एक आंटी अंकल रहते थे जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे। हर संडे वो मुझे बीच के पास ले जाया करते थे, लेकिन एक संडे मुझे बुखार होने की वजह से मैं उनके साथ बीच पर नहीं गई। इत्तेफाक से उसी दिन फ्लड आया था। उस फ्लड के जरिए से उन दोनों की मौत हो गई। अब आप बताओ, अगर उस दिन मैं उनके साथ जाती तो आज मैं आपके सामने खड़ी नहीं रहती। जो भी होता है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। उसके बाद विनायक की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक दिन विनायक और उसकी बेटी अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहे थे। उस दिन विनायक की बेटी विनायक के साथ आना नहीं चाहती, लेकिन विनायक ने जबरदस्ती ले गया। रास्ते में इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से विनायक की बेटी कोमा में चली गई। विनायक बच गया, इसीलिए विनायक अपने आप को दोष देते रहता है। खैर संध्या वहाँ से जाते जाते लीला की फाइल वहीं पर रखकर जाती है, तो विनायक लीला की फाइल को चेक करने लगता है, शायद कुछ क्लूज मिल जाए। दूसरे दिन संध्या अपने एक और सुपीरियर के पास आती है, जो बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा होता है। कहने लगती है कि विनायक सर ने इस केस को लेने से मना कर दिया, किसी भी तरह से हमें ही इस केस को सॉल्व करना होगा सर। इसका सुपीरियर कहने लगता है अरे केस क्लोज करने का एक सिंपल तरीका बताऊं तुमको, किसी भी पुराने क्रिमिनल को पकड़कर एविडेंस क्रिएट कर दो, केस क्लोज, बात खत्म। अब संध्या एक सिंसियर ऑफिसर होने की वजह से इसके लिए टोटली मना करने लगती है कि ये तो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। सुपीरियर कहने लगता है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, और वैसे भी वो लड़की एक मॉडल थी, किसी न किसी को तो धोखा दिया होगा, इसलिए उस बंदे ने उस लड़की को मार दिया। ये मॉडल्स होती ही ऐसी है, छीरा। तभी वहाँ पर विनायक आता है और एक्चुअली विनायक और संध्या की सुपीरियर के बीच कुछ जमती नहीं होती। खैर संध्या से कहने लगता है कि मैं इस केस पर काम करूंगा।
उसके बाद संध्या विनायक को इस केस के डिटेल्स बताने लगती है। मतलब किसी ने पीछे से लैला का गला दबाकर मार दिया और लाश को पहले देखने वाली थी उसकी काम वाली बाई मेघना। मेघना के पास एक और चाबी होती है। वो सुबह सवेरे फ्लैट में आकर अपना कामकाज करती रहती है। कल जब मैं घर पर थी तो मैडम से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया था। काश कल रात मैं वहीं पर रुक जाती। दूसरे सीन में सतीश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो जज लक्ष्मी देवी का बेटा होता है, मतलब लैला का बॉयफ्रेंड। मौत की खबर सुनने के बाद सतीश शॉक में रह जाता है। संध्या से पूछने लगता है क्या मैं लैला को देख सकता हूँ, क्या एटलीस्ट उसके फ्लैट पर तो जा सकता हूँ। संध्या ने कहा था पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद आप देख लीजिए, और फिलहाल तो लैला का फ्लैट क्राइम स्पॉट है, किसी को भी अलाउ नहीं है। तो यह सुनने के बाद बेचारा सतीश बहुत रोने लगता है, बहुत अफसोस करने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कि एक्चुअली सतीश एक म्यूजिशियन होता है। किसी क्लब में जब ये गाना गा रहा था, उसी क्लब में सतीश ने पहली बार लैला को देखा। अपने एल्बम में काम करने के लिए लैला को ऑफर देता है। अब लैला को तो पहले से ही गाने का बहुत शौक होता है, इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ही लेती है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगी। सतीश के एल्बम में काम करने लगी। प्रेजेंट पर संध्या पूछने लगती है कि कल आप लैला के घर क्यों गए थे। सतीश कहने लगता है कि कल हम दोनों का डिनर पर जाने का प्लान था, हम डिनर पर भी गए। डिनर के टाइम ही मैंने लैला को रिंग देकर उसे प्रपोज किया था। संध्या पूछने लगती है कि घर आने के बाद आपने कुछ अजीब की चीज नोटिस की। सतीश कहने लगता है कि जब मैं बाहर टैक्सी का वेट कर रहा था तो कमरे के अंदर लैला बहुत जोर से चीखने लगी थी। मैं और वॉचमैन दरवाजे के पास जाकर पूछा तो लैला ने यही कहा कि पानी में कुछ देखकर डर गई, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मैं चला गया। संध्या पूछने लगती है कि आपको किसी पर शक है। सतीश कहने लगता है कि मैं तो बस एक ही बंदे को जानता हूँ, अर्जुन, जो बहुत बड़ा फोटोग्राफर है। उसी ने लैला को दुनिया के सामने लॉन्च किया था। तभी यहाँ पर जज लक्ष्मी देवी आती है। संध्या को डांटने लगती है कि अगली बार बिना परमिशन के मेरे घर मत आना। उसके बाद पुलिस वाले वॉचमैन से पूछताछ करने लगते हैं तो वॉचमैन भी यही बताने लगता है कि कल रात सतीश और लैला मैडम अपने अपार्टमेंट आए। लैला मैडम घर में जाने के बाद सतीश सर टैक्सी के लिए वेट कर रहे थे। तभी कमरे के अंदर से लैला मैडम चीखने लगी। मतलब इस तरह से वही बयान बोलने लगता है जो सतीश ने कहा था। बाद में वॉचमैन कहने लगता है मैडम अगर किसी ने लैला मैडम की हत्या की तो वो बाहर आना चाहिए ना, लेकिन किलर तो बाहर आया ही नहीं, और इवन मैंने घर के अंदर जाते हुए भी किसी को नहीं देखा। ये सुनने के बाद संध्या इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे के बारे में पूछने लगती है। शायद किलर इस दरवाजे से तो आया होगा। वॉचमैन कहने लगता है इट्स इम्पॉसिबल मैडम, वो दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है, अगर खुला भी तो अलार्म बजेगा। खर्च के बाद विनायक और संध्या लैला के अपार्टमेंट के पास आते हैं तो यहाँ पर एक मॉर्निंग वॉचमैन होता है। विनायक रजिस्टर देखकर पूछने लगता है कि ये मैनेजर कौन है। वॉचमैन कहने लगता है कि ये बंदा जब जब लैला मैडम से मिलने के लिए आता रहता है। कल भी वो बंदा अपार्टमेंट के पास आया था। मैंने कहा था उससे कि लैला मैडम घर पर नहीं है। एक्चुअली इस बंदे का नाम होता है बबलू। बात यह है कि लैला जिस ऑर्फनेज में थी, बबलू की माँ लैला की देखरेख किया करती थी, इसीलिए लैला बबलू को अपने पास आने देती रहती है। और इसी तरह बबलू लैला का नाम लेकर थोड़े बहुत पैसे कमाते रहता है। वॉचमैन कहने लगता है कि लैला मैडम घर पर ना होने की वजह से वो बंदा यहाँ से चला गया। विनायक संध्या से पूछने लगता है कि अब बबलू कहाँ पर है। संध्या कहने लगती है कि हम लोग उसकी तलाश में है। उसके बाद विनायक उस इमरजेंसी डोर की इंस्पेक्शन करने लगता है। अंदर से दरवाजा ओपन कर बाहर झाँकने पर वहाँ का अलार्म ठीक ठाक ही बजने लगता है, मतलब दरवाजे का अलार्म वर्किंग में ही होता है। उसके बाद विनायक और संध्या लैला के कमरे में जाते हुए संध्या से पूछने लगता है कि तुम्हारी थियोरी क्या कहती है। संध्या कहने लगती है कि सर मुझे तो चोरी का ही मामला नजर आता है, क्योंकि लॉकर में बहुत सारे पैसे गायब है। और इसी तरह यहाँ पर एक और बात यह है कि घर के सारे सामान बिखरे पड़े हैं सिवाय बेडरूम के कबोर्ड के। विनायक उस लॉकर को चेक करके बताने लगता है कि इस लॉकर को चाबी से ही खोला गया है, जोर जबरदस्ती से नहीं। और इसी तरह ये भी कहने लगता है कि घर के सामान ऐसे ही नहीं बिखरे पड़े हैं, ये सब कुछ एक सेटअप है। घर में दो लोग थे, एक चोरी करने वाला, एक हत्या करने वाला। चोरी करने वाला शायद कबोर्ड में था और जो कोई भी बंदा उस कबोर्ड में था उसने हत्या को देखा। हत्या होने के बाद वो कबोर्ड से बाहर निकलकर चोरी कर भाग गया। शायद हत्या करने वाला उस कबोर्ड को भी ओपन करने की कोशिश किया होगा, लेकिन वो कबोर्ड अंदर से लॉक होने की वजह से ओपन नहीं हुआ। संध्या से कहने लगता है कि इस लॉकर के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स है इसको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में चेक करो, शायद किसी का पता चल जाए। संध्या पूछने लगती है कि सर आखिरकार वो दोनों घर में कैसे आए। विनायक कहने लगता है चोर घर में कैसे आया ये मुझे पता है, टाइम आने पर मैं तुमको बता दूंगा, फिलहाल हमको हत्यारे को ढूंढना होगा। खर्च के बाद विनायक मेघना को बुलाकर यही पूछने लगता है घर से बाहर जाने से पहले क्या घर में कोई था। मेघना यही कहने लगती है इट्स इम्पॉसिबल सर, मैं सारा घर साफ कर ही जाती हूँ। कबोर्ड के बारे में पूछने पर मेघना यही कहने लगती है हाँ सर, मैंने ही उस कबोर्ड से मैडम के लिए ड्रेस निकाला था।
इसी घर में विनायक डॉग फूड को देखता है। मेघना से पूछने लगता है, क्या इस घर में डॉग भी है? मेघना कहने लगती है, नहीं सर, वो तो विनोद का है, पास ही के फ्लैट में रहता है, लेकिन वो नॉर्मल बच्चा नहीं है सर। उसके बाद ये दोनों अर्जुन से मिलने के लिए जाते हैं। वही फोटोग्राफर। पहले तो संध्या एक बंदी से पूछताछ करने पर वो लड़की प्रमिला के बारे में बताने लगती है कि अर्जुन ने प्रमिला की बहुत बुरी हालत की। लोग अर्जुन से डरते हैं, इसीलिए पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। लेकिन इसके बावजूद भी 3 दिन पहले लैला अर्जुन के पास जाकर उससे झगड़ा करने लगी प्रमिला के मामले में। खैर बाद में अर्जुन इन दोनों के सामने आता है तो विनायक ये देखता है कि अर्जुन का एक हाथ थोड़ा डैमेज है। पूछने पर अर्जुन कहने लगता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ बस। पहले तो ये दोनों प्रमिला के बारे में पूछने लगते हैं। हमने सुना है प्रमिला के मामले में आपका और लैला का झगड़ा हुआ। अर्जुन कहने लगता है कि एक्चुअली प्रमिला एक ड्रग एडिक्ट थी, इसलिए मैं उसको दूर रखा। कुछ दिनों पहले भी मैंने उसको ड्रग लेने से मना कर रहा था। हम दोनों के बीच हल्के से हाथापाई हुई। इत्तेफाक से प्रमिला टेबल पर जाकर गिर गई, इसलिए उसको चोट आ गई और मेरे हाथ को भी। इट वॉज एन एक्सीडेंट। उसके बाद विनायक एक सीसीटीवी फुटेज का फोटो दिखाते हुए पूछने लगता है कि जिस दिन लैला मर्डर हुई थी आप वहाँ पर थे, क्यों थे? अर्जुन कहने लगता है कि एक्चुअली उस रात लैला ने ही मुझे मैसेज कर बैकडोर से आने के लिए कहा, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो इमरजेंसी डोर लॉक में था। मैंने लैला को कॉल किया लेकिन उसने पिक ही नहीं किया। लेकिन मुझे लैला के कमरे से किसी मर्द की आवाज सुनाई दी। उसके बाद ये दोनों विनोद नाम के लड़के के घर जाते हैं। एक्चुअली एक दिन लैला और विनोद की मुलाकात अचानक से हुई थी, मतलब एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से। जब से ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। लैला अपने बचपन को विनोद के अंदर देखा करती थी और ऊपर से विनोद एक स्पेशल बच्चा होता है। खैर संध्या विनोद से पूछने लगती है कि लैला तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो तुम्हारे साथ ऐसे कौन से सीक्रेट्स शेयर किया? विनोद कहने लगता है कि एक दिन लैला ने सतीश के बारे में एक बात बताई कि सतीश बहुत ही अजीब का बंदा है। एक दिन जब मैंने अपने हाथ का टैटू सतीश को दिखाया तो सतीश कहीं पर खो गया। इसके मुंह से एक ही बात आ रही थी, यामिनी यामिनी यामिनी। ये सुनने के बाद विनायक और संध्या शॉक में रह जाते हैं। बाद में विनोद कहने लगता है कि लैला को किसने मारा मुझे पता है। इस तरह से इन दोनों को अपने कमरे में ले जाता है। हालांकि विनोद एक स्पेशल चाइल्ड होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में धांसू होता है। किसी भी चीज को झटके से हैक कर लेता है, सीसीटीवी, किसी का कंप्यूटर, मोबाइल। तो एक सिस्टम से एक बंदे की फोटो निकालता है, आदित्य कौशिक, जो मुंबई में रहता है। एक्चुअली 6 महीनों पहले जब लैला गाना गाने के लिए मुंबई गई थी, उसी जगह पर लैला की मुलाकात आदित्य से हुई, जो मॉडल्स को क्रिएट करता है। अपना विजिटिंग कार्ड देकर इसको एक ऑफर देता है। सो लैला इसी मौके का फायदा उठाकर दूसरे दिन उस कंपनी पर जाकर एक औरत से मुलाकात करती है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी रन करती रहती है। सो ये औरत लैला को एज ए मॉडल की तरह सेलेक्ट कर लेती है। सो इस तरह से देखते ही देखते लैला सिंगर से बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है। बहुत ही कम समय में इसका नाम छा जाता है। इसी दरमियान में एक दिन लैला की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। लैला को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला होता है। सो एक दिन आदित्य लैला को अपने होटल रूम में बुलाकर इसको यूज करने की कोशिश करने लगा कि मैंने तुमको ये नाम दिया, अब इसकी भरपाई करने की बारी तुम्हारी, मुझे खुश करके इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। सो आदित्य की ये बात सुनने के बाद लैला को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़े या पीछे जाए। सो फाइनली ठान लेती है कि इस फील्ड को ही छोड़ देगी। इस तरह से लैला मुंबई से वापस चेन्नई आ जाती है। दूसरी तरफ विनायक बलराम नाम के एक बंदे को अपने पास बुलाकर केस के डिटेल्स बताने लगता है, मतलब इस केस में हेल्प करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ विनोद अपने कमरे में बैठकर अपने कंप्यूटर के जरिए से सारी चीजें देख रहा होता है। विनायक बलराम से कहने लगता है कि ये यामिनी कौन है, इसके बारे में पता करो तुम। दूसरी तरफ अर्जुन को एक अनजान बंदा कॉल करके किसी जगह पर बुलाता है। कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही वो हत्या की, चुपचाप जितना बोलूं उतने पैसे लेकर इस एड्रेस पर आ जाना। उसके बाद विनायक मुंबई जाता है आदित्य से मिलने के लिए और इसी तरह इसको भी एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है। मतलब जिस रात लीला मरी थी उस रात आदित्य भी उसके घर गया था। तो आदित्य अपने वर्षन की कहानी विनायक को बताने लगता है कि आदित्य ने पहले किसी जगह पर लीला को गाते हुए देखा, उसको ऑफर दिया। उसके बाद बहुत ही कम समय में लीला बहुत बड़ी मॉडल बन गई। एक दिन मैंने उसको अपने होटल रूम में बुलाया एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों लीला इस फील्ड से ही बाहर चली गई। वो मुंबई छोड़कर चेन्नई चली गई। मुझे समझ में नहीं आया कि लीला कहाँ पर गई। बबलू नाम के एक बंदे ने मुझे लीला की इन्फॉर्मेशन दी कि लीला चेन्नई में है। उस रात उसने ही मुझे मैसेज किया था कि इमरजेंसी दरवाजा ओपन करके रखूंगा, तुम आ जाओ, मैं तुमको लैला से मिलवाऊंगा। तो मैं उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर बैकडोर से, मतलब इमरजेंसी डोर से लीला के घर में गया, लेकिन तब तक लीला मर चुकी थी। मैं तो बहुत ही डर गया, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। फटाफट से उसी डोर से वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ पुलिस वाले बबलू की तलाश में लगे रहते हैं। एट द सेम टाइम बबलू अपनी वॉइस चेंज करके आदित्य को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है, पैसों की डिमांड करने लगता है।
और एक्चुअली अर्जुन को भी कॉल इसी ने किया था। खैर ये सुनने के बाद आदित्य पर बहुत प्रेशर होता है, कंपनी का ये मर्डर केस, ऊपर से वो ब्लैकमेलर, सो अपनी गन लेकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ विनायक को डॉक्टर बुलाकर कहने लगती है कि दिन ब दिन तुम्हारी बेटी की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, उसके भलाई के लिए ही कह रही हूँ, लेट हर गो। लेकिन विनायक पेपर्स पर साइन नहीं करता। डॉक्टर से यही कहने लगता है कि कभी न कभी मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दिनों बाद विनायक की बेटी मर जाती है, ट्रीटमेंट लेते हुए ही। खैर दूसरे दिन पुलिस वाले फाइनली बबलू को पकड़ ही लेते हैं। सो पुलिस स्टेशन लाकर बबलू से पूछने पर विनायक को ये पक्का यकीन हो जाता है कि उस कबोर्ड में बबलू ही था। बबलू ने ही लीला की हत्या को देखा, लेकिन कमरे में क्या देखा बबलू विनायक को नहीं बताता। बाद में बबलू को लॉयर आने पर बबलू पुलिस स्टेशन से ही चला जाता है, मतलब इसको बेल मिल जाती है। उसके बाद विनायक संध्या से कहने लगता है कि हमारे बंदों से कहो कि बबलू पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, क्योंकि बबलू जरूर किलर से कांटेक्ट करेगा। संध्या पूछने लगती है ये सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन बंद कमरे में बबलू अंदर कैसे गया। बाद में विनायक समझाने लगता है कि जब बबलू लीला के घर के पास आया था वो बाहर नहीं गया था, पहले बबलू च्युइंगम की मदद से उस अलार्म को ब्लॉक किया होगा। उसके बाद वो इमरजेंसी दरवाजा ओपन करके ऐसे ही खुला रख दिया ताकि आदित्य घर में आए। उसके बाद बबलू मेन दरवाजे से बाहर आकर पीछे के रास्ते से, मतलब इमरजेंसी डोर ओपन करके लीला के घर में गया होगा। रात होने के बाद जब लीला सतीश के साथ वापस अपने घर आई तो आवाजें सुनकर बबलू कबोर्ड में छुप गया। लेकिन संध्या यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि बबलू भी नहीं जानता कि असली किलर कौन है, क्योंकि कबोर्ड के होल से देखने पर पूरा नजारा नहीं दिखता। बस वो अर्जुन और आदित्य पर अपना तुक्का मारा, उन दोनों को ब्लैकमेल करा पैसे हासिल करने के लिए। चलो पहले हम ये मान ले कि अर्जुन ने लीला को मारा। जब सतीश टैक्सी के लिए वेट कर रहा था, अर्जुन बैकडोर से लीला के कमरे में जाकर उससे बहस करके उसे मार दिया होगा, क्योंकि अर्जुन के पास मोटिव था प्रमिला के बारे में। तभी एट द सेम टाइम आदित्य घर में आता है तो अर्जुन वही दीवार के पास ही छुप जाता है। लैला ऑलरेडी मर जाने की वजह से आदित्य वहाँ से चला गया। आदित्य जाने के बाद अर्जुन भी चला गया होगा। अब चलो ये मानते हैं कि अर्जुन ने नहीं बल्कि आदित्य ने मर्डर किया। पहले तो अर्जुन लैला के घर आया उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तभी इन दोनों को एहसास होता है कि लैला के घर में कोई आ रहा है, तो लैला अर्जुन को कहीं पर छुपा देती है और घर में ऑलरेडी मतलब कबोर्ड में बबलू मौजूद होता है उस वक्त। खैर उसके बाद आदित्य कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन लेने के लिए लैला के पास आता है, लेकिन लैला तो आदित्य से नफरत करने लगती है। मुंबई में इसका फायदा उठाने की कोशिश की। अब लैला रूडली बिहेव करने की वजह से आदित्य ने लैला को मार के उसी इमरजेंसी डोर से बाहर चला गया जो बबलू ने इसके लिए खोल कर रखा था। इस तरह से विनायक अपने पर्सपेक्टिव व्यू की कहानी बताने लगता है। तभी संध्या कहने लगती है कि वो लड़का विनोद भी तो कत्ल कर सकता है, उसके पास भी तो एक मोटिव है कि लैला हमेशा इसी के साथ रहे। विनायक कहने लगता है हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम विनोद को थोड़ा साइड में रखेंगे। संध्या पूछने लगती है तो बाद में बबलू बाहर कैसे गया होगा। विनायक कहने लगता है कि उस अलार्म पर आइस क्यूब रखकर वो बाहर चला गया होगा। टाइम के साथ वो आइस क्यूब भी मेल्ट हो गया होगा। जो भी हो अर्जुन या आदित्य, इन दोनों में से किसी एक ने मर्डर किया। यहाँ पर मुझे एक और बात खटक रही है और वो है यामिनी। मेरा सिक्स्थ सेंस बता रहा है कि इस केस का और यामिनी का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। खैर दूसरी तरफ पुलिस वाले बबलू पर कड़ी से कड़ी नजर रखे होते हैं और बबलू भी जानता है कि इसके पीछे पुलिस है। अब बबलू ने अर्जुन को कॉल किया था ना पैसे लाने के लिए, तो ये दोनों किसी जिम के टॉयलेट में मुलाकात करते हैं। अब पता नहीं बबलू के पास कौन आया होता है, वो बंदा बबलू को पैसे देने के बहाने से उसी टॉयलेट में मार देता है बबलू को। दूसरी तरफ सतीश विनायक और संध्या के पास आकर ये कहने लगता है कि पोस्टमार्टम होने के बाद लैला का अंत्यक्रिया का काम मैं करूंगा और इसी तरह मुझे आपकी परमिशन चाहिए लैला के फ्लैट में जाने के लिए, क्योंकि लैला ने मेरे लिए एक गिटार पिक खरीदा था। मुझे देने से पहले ही लैला मर गई, तो मुझे वो गिटार पिक लेना है और उसी तरह मैं लैला के फ्लैट में थोड़ी देर बिताना चाहता हूँ। उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन क्राइम सीन होने की वजह से विनायक इसकी परमिशन नहीं देता। और इसी तरह विनायक सतीश से यामिनी के बारे में पूछता है, तो सतीश कहने लगता है कि ऐसी कोई लड़की को मैं नहीं जानता। तभी पुलिस वालों को बबलू के बारे में पता चलता है। फॉरेंसिक वाले वहाँ पर आकर फॉर्मेलिटीज पूरे करने लगते हैं। खैर रात होने के बाद विनायक लैला के घर में जाकर इस केस के बारे में ही सोचते रहता है कि किसने लैला को मारा होगा। उसी सोफे के पास विनायक को एक एल्बम नजर आती है जिसमें लैला के फोटोज होते हैं। इस एल्बम को देखते समय विनायक को सतीश की बात याद आती है कि लैला ने सतीश को गिटार पिक देने वाली थी। सो घर में तलाशी लेने पर टीवी को एक पेनड्राइव कनेक्टेड होकर रहता है। इस पेनड्राइव का डेटा देखकर विनायक शॉक में रह जाता है। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि अर्जुन मर चुका है और अर्जुन के बाथरूम के मिरर पर ये लिखा है आई डिड इट,
मतलब इसने लैला को मारा। अब संध्या का जो वो सुपीरियर होता है ना, वो इसी चीज को ध्यान में रखकर केस क्लोज कर देता है कि अर्जुन ने लैला को मारा और गिल्ट में आकर खुदकुशी कर ली। दूसरी तरफ विनायक सतीश के पास आता है और सतीश को पेनड्राइव दिखाते हुए कहने लगता है कि तुम इसी चीज को हासिल करना चाहते थे ना, इसीलिए बार बार लैला के अपार्टमेंट में जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। एक्चुअली उस दिन हुआ ये था, डिनर करके जब ये दोनों वापस लैला के घर में आए, उसी वक्त सतीश ने लैला को मार दिया। सतीश घर से बाहर जाने से पहले टीवी को एक पेनड्राइव कनेक्ट किया था और उस पेनड्राइव में लैला की वॉइस होती है, कुछ नहीं हुआ सतीश, मैं ठीक हूँ, बस पानी में कोई चीज को देखकर डर गई। तो सतीश ने इस डायलॉग को लैला की वॉइस से गैदर किया था और सतीश ने ये चीज वॉचमैन को यकीन दिलाने के लिए किया। लैला को मारने के बाद सतीश पहले अर्जुन को मैसेज किया ताकि इस केस में अर्जुन को फंसाए, और उसी वक्त बबलू ने ऑलरेडी आदित्य को मैसेज किया था। कमरे से बाहर आने के बाद सतीश को ये बात पता चली कि वो इमरजेंसी डोर ऑलरेडी ओपन है, मतलब कोई लैला के कमरे में है। सतीश अपने डाउट को क्लियर करने के लिए चोरी छुपके पुलिस स्टेशन आया। जबकि उस टाइम पुलिस वालों ने बबलू को गिरफ्तार किया था, तो सतीश को शक होने लगता है कि शायद बबलू ने ये मर्डर देखा होगा, इसीलिए कल सतीश ने बबलू को ट्रैप करके उसे मार दिया। और उसके बाद इस चीज को टोटली खत्म करने के लिए तुमने अर्जुन को भी मार दिया और ऐसा माहौल बनाया कि अर्जुन ने ही लैला को मार के खुदकुशी कर ली। सो ये सब कुछ बोलने के बाद विनायक कहने लगता है, मुझे एक ही बात खटक रही है, ये यामिनी कौन है? तो सतीश जो हुआ वो बताने लगता है। यामिनी और कोई नहीं, सतीश की बहन होती है। जब बचपन में सतीश और यामिनी लुका छुपी खेल रहे थे, तो यामिनी एक बड़े से बक्से में जाकर छुप गई। उस बक्से के अंदर बहुत अंधेरा होने की वजह से सतीश को आवाज लगाने लगी कि भैया प्लीज दरवाजा ओपन करो इसका, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन उस वक्त सतीश को अपनी बहन का रोना तड़पना इसको एक संगीत की तरह सुनाई देने लगता है। उसकी तड़प को ये एंजॉय करने लगता है। ठीक 12 घंटे के बाद यामिनी की मौत हो गई। उस टाइम से ही यामिनी की आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती है। मुझे एक अजीब का आनंद होता है, लेकिन मेरे कानों की संगीत को लैला ने भंग किया, हमेशा मुझे डिस्टर्ब करने लगी। एक दिन यामिनी के बारे में भी पूछा उसने। जैसे जैसे वो मुझे डिस्टर्ब करती रही, यामिनी की आवाज सुनाई देना बंद हो गया मुझे, इसलिए मार दिया। खैर बाद में विनायक ये सारी बात संध्या को बताता है। खैर ये सब कुछ होने के बाद वो लड़का विनोद सतीश को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ जाने पर पहले विनोद सतीश को अपनी गन से मारकर यह खुदकुशी कर लेता है। यह मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।